Dear aspirants, welcome to today's video. Today we will discuss the current affairs for the month of February 2025. Actually इस month में ज़्यादा ऐसी कोई development हुई नहीं है which is newsworthy for your examinations, but still I have managed to pull off two important news items that might be useful in subjective examination एंड कुछ इस तरह के टॉपिक्स को भी फ्रेम करने की कोशिश की हैं जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में जहां जम्मू एंड कश्मीर का सिलेबस होगा तो वहां पे आपके एमसीक्यूज़ भी निकल सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक जो हमने चूज़ किया है इट इज़ डेवोल्यूशन टू पंचायत एंड स्टेट्स 2024 and indicative evidence-based ranking. So recently this ranking has been released by Ministry of Rural Development and पंचायती राज, जिसका मकसद ये है बताना है कि जो हमारे डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीज़ है क्या वाकई तौर पर वहाँ पे पंचायती राज सिस्टम उस तरह से फंक्शनल है जिस तरह से इट हैज़ बीन एनविसेज्ड इन द 11th schedule of the Indian Constitution. यू माइट बी नोइंग कि 73rd अमेंडमेंट के थ्रू 11th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें पंचायत राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया और पंचायत क्या रोल परफॉर्म करेंगी वो आइटम्स भी इसमें इंक्लूड किए गए थे, वो सब्जेक्ट्स भी इसमें इंक्लूड किए गए थे। तो क्या उन सब्जेक्ट्स पे एक्चुअली पंचायत काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं और किस एक्सटेंट तक कर रही हैं, इन्हीं चीज़ों को इस इंडेक्स ने इस डिफ़ाइन किया हुआ है। तो हम डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीज़ की रैंकिंग देखेंगे। अब क्योंकि वी आर कंसर्न विद जम्मू एंड कश्मीर तो हम जम्मू एंड कश्मीर का कंपैरिजन बाकी स्टेट्स एंड यूटीज़ से करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस इंडेक्स का मकसद क्या है? पहली चीज़ एक्चुअल प्रोग्रेस देखना इन इम्प्लीमेंटिंग द ऑपरेटिव कोर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि जो सब्जेक्ट्स एनलिस्टेड हैं 11th शेड्यूल में किस हद तक पंचायत उन सब्जेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर पंचायत को कोई टैक्स कलेक्शन का रोल असाइन हुआ है, क्या वो एक्चुअली में वो टैक्स कलेक्शन कर रही है? अगर पंचायत को एग्रीकल्चर में कोई रोल असाइन किया गया है एज 11th शेड्यूल, क्या पंचायत वो रोल फंक्शन करे? क्या स्टेट्स ने या यूटीज़ ने उनको वो ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है जिसमें वो ये फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर सकें? और इसी तरह से इस इंडेक्स का मकसद ये भी है टू एग्जामिन द रोल ऑफ पंचायत एज इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो क्या वाकई तौर पे वो एज इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट काम करते हैं या नहीं, और क्या पंचायत जो डिफरेंट हमारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन में पंचायत का क्या रोल है। फॉर एग्जांपल वी हैव MG नरेगा, we have national health mission, we have integrated child development scheme, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। तो इसमें पंचायत का क्या रोल है, वो क्या फंक्शन निभा रही हैं, उनको भी एसेस करने की कोशिश की गई है इस इंडिकेटिव फ्रेमवर्क में। तो अगर हम फ्रेमवर्क को पहले देखें, पढ़ें कि इसमें क्या हमें कैसे असेसमेंट की है, कैसे हम बोल सकते हैं कौन सी पंचायत किस स्टेट की या यूटी की कैसा परफॉर्म कर रही है। सो इट हैज़ दिस इंडिकेटर हैज़ 6 डिमेंशंस। दिस इंडेक्स हैज़ 6 डिमेंशंस पे असेसमेंट की जा रही है। पहला है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? क्या ऐसा लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पंचायत के लिए स्टेट्स या यूटीज़ ने प्रोवाइड किया है जो उनको एनेबल करें टू वर्क एज इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को देखा जाता है। सेकेंड डिमेंशन जिस पे असेसमेंट की गई है वो है फंक्शंस। जैसा मैंने आपको बोला, जो 11th शेड्यूल में फंक्शंस अलॉट हुई हैं पंचायत को, क्या वो फंक्शंस कर रहे हैं या नहीं। तीसरा है फाइनेंसेस, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है पंचायत की, जो डिफरेंट टैक्स पावर्स उनको असाइन किए हैं या डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जनरेटिंग पावर्स जो उनको असाइन किए हैं, क्या वो पावर्स वो अच्छे से एक्सरसाइज कर पा रहे हैं या नहीं। फोर्थ डिमेंशन इज फाइनेंसेस। फोर्थ डिमेंशन इज फंक्शनरीज। फाइनेंसेस आई हैव ऑलरेडी रिटन, इट इज फंक्शनरीज। फंक्शनरीज में यानी कि जो पंचायत के मेंबर्स हैं, चाहे सरपंच है, पंच है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन हैं, उनके जो मेंबर्स हैं, क्या
उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है, क्या वो इस काबिल बन रहे हैं कि उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली गई हैं वो उसको निभा पाएंगे। फिफ्थ इज़ कैपेसिटी एनहेंसमेंट। कैपेसिटी एनहेंसमेंट से मतलब है कि इस इंस्टीट्यूशन को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या एफर्ट स्टेट्स एंड यूटीज़ लगा रहे हैं। एंड देन लास्ट इज अकाउंटेबिलिटी। इस पंचायती राज सिस्टम में स्टेट्स एंड यूटीज़ ने अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है या नहीं। तो इन 6 पैरामीटर्स पे, इन 6 डिमेंशंस पे हर एक स्टेट एंड यूटी की असेसमेंट की गई है और उसी से हमारा ये इंडेक्स बना हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे स्टेट्स एंड यूटीज़ की कैटेगराइजेशन भी की गई है। अब जिनका स्कोर इस फ्रेमवर्क में 60 से ज़्यादा आएगा तो दे हैव बीन पुट इन द कैटेगरी ऑफ वेरी हाई, यानी कि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन जो है पंचायती राज सिस्टम की बहुत अच्छे से हो रही है। इसमें जो हमारे टॉप रैंकर हैं वो है कर्नाटका। देन देयर इज़ अनदर कैटेगरी जिनका स्कोर 55 से 60 के बीच में आ रहा है, इसको हाई कैटेगरी बोला गया। देन देयर इज़ मीडियम कैटेगरी 50 to less than or equal to 55. Then there is low category 43.89 to 50. And then there is very low जो national average यानी कि 43.89 से कम है। तो अगर आप देखें ओवरऑल फ्रेमवर्क में हमारा जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इस वाली कैटेगरी में फॉल करता है, वेरी लो में। यानी कि यहाँ पर अभी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं वो पूरी तरह से वैसे फंक्शन नहीं कर पा रही हैं जिस तरह का एम और ऑब्जेक्टिव 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी कि इस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में, इसको एक्चुअली कामयाब बनाने के लिए काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप देखिए डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज जिनकी रैंकिंग की गई है। एंड हियर इज़ जम्मू एंड कश्मीर ऑन सीरियल नंबर 32। तो यहाँ पर जो है ये डिफरेंट डिमेंशंस में इनको जो स्कोर्स असाइन किए हुए हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्कोरिंग की है, बाकी यूटीज़ की भी और JNK की भी। तो लास्ट की जो यूटी जो इस कैटेगरी में फॉल करी, द ओनली यूटी विच इज़ बिहाइंड जम्मू एंड कश्मीर वो है लद्दाख। सो वी आर जस्ट लास्ट बट वन। तो हमारे स्कोर्स और बाकी यूटीज़ के स्कोर्स को यू कैन कंपेयर एंड सी फॉर इटसेल्फ कि हमारी यूटी कहाँ पे लाई करती है। अब जो यहाँ पे हमने 6 डिमेंशंस देखे हुए हैं उनका अगर हम जम्मू एंड कश्मीर में स्पेसिफिकली फोकस करें देन वी कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ के पंचायती राज सिस्टम की क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है। देखिए पहला जो है यहाँ पे फंक्शंस डिमेंशन है। तो यहाँ पे आप देखिए हियर, यहाँ पे हमारा जम्मू एंड कश्मीर है। ये रेड लाइन जो है ये नेशनल एवरेज है, ये नेशनल स्कोर है, एवरेज स्कोर नेशनल लेवल। तो उससे काफ़ी नीचे जम्मू एंड कश्मीर लाई कर रहा है, इतनी गैप है यहाँ पे। सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो फंक्शंस असाइन हुए हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को जम्मू एंड कश्मीर के पंचायती राज सिस्टम में, वो फंक्शंस अभी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। इसी तरह से वी हैव फिनेंसेस डिमेंशन। फिनेंसेस डिमेंशन में भी आप देखिए दिस इज़ द नेशनल एवरेज एंड जम्मू एंड कश्मीर इसमें भी नेशनल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा नीचे है। देन फंक्शनरीज डिमेंशन में भी गैप है, नेशनल एवरेज से नीचे ही है। उसके बाद कैपेसिटी एनहेंसमेंट। तो कैपेसिटी एनहेंसमेंट में JNK ने अच्छा काम किया है, इट इज़ मैचिंग द नेशनल एवरेज। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं टू स्ट्रेंथन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब यही है, अगर ये नेशनल एवरेज को टच कर रहा है तो इसका मतलब है एफर्ट्स जो है दे हैव बीन गोइंग ऑन इन द राइट डायरेक्शन। देन देयर इज़ दिस अकाउंटेबिलिटी डिमेंशन। अकाउंटेबिलिटी डिमेंशन में भी जम्मू एंड कश्मीर जो है इट इज़ ऑल्सो बिलो द नेशनल एवरेज। बट एक चीज़ इस इंडिकेटर में विच इज़ इन द फेवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो है कि इट हैज़ अचीव्ड अ स्कोर ऑफ 55.08। किस डिमेंशन में? कैपेसिटी एनहेंसमेंट, जो मैं अभी पीछे बात कर रहा था, ये वाला जो हमारा डिमेंशन है कैपेसिटी एनहेंसमेंट वाला, इसमें वी हैव डन अ वेरी गुड जॉब। जिसका मतलब है कि जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी सीरियस अबाउट स्ट्रेंथनिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। बट ओवरऑल
काफ़ी काम करने की इसमें ज़रूरत है। वी आर स्टिल लैगिंग, वी आर बिलो द नेशनल एवरेज ऑफ 43.85। तो इस स्कोर को इम्प्रूव करने में अभी काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो जो स्कोरिंग मैंने आपको पीछे यूटीज़ की दिखाई हुई थी, एक बार हम उस पर फिर से जाते हैं, ये यहाँ पे। तो ये डिफरेंट स्कोरिंग है डिफरेंट डिमेंशंस की। दिस इज D1, दिस इज D2, देन D3, देन D4, D5, D6 एंड दिस इज द ओवरऑल स्कोर D। D1 का मतलब है फ्रेमवर्क, ये पहले वाला 1। देन D2 इज दिस फंक्शंस, D3 is this finances, D4 is the functionally, D5 is capacity enhancement, D6 is accountability। तो ये देखिए यहाँ पे जैसा मैंने आपको बोला कैपेसिटी एनहेंसमेंट में 55.08 काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, बट ओवरऑल स्कोर हमारा 27.85 है, जो नेशनल एवरेज ऑफ 43.89 से काफ़ी ज़्यादा नीचे है। सो मतलब इसका यही है कि अ लॉट ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन टू स्ट्रेंथन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। और इस तरफ से इस तरफ टाइम टू टाइम काफ़ी ज़्यादा काम हुआ भी है। सो एफर्ट्स के आउटकम आने में टाइम लगेगा। सो फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव हैड 3-tier पंचायती राज सिस्टम जम्मू एंड कश्मीर। वी हैड DDC, वी हैड BDC एंड देन वी हैड द सरपंच सिस्टम। 3-tier हमारे पास रहा है। रेगुलर इलेक्शंस भी इसमें हुए हैं। एंड जिस टाइम पे हम ये वीडियो बना रहे हैं उस टाइम पे जो 2 टियर हैं उनके इलेक्शन भी आने वाले हैं। सो एफर्ट्स आर अंडर वे एंड इन द फ्यूचर दिस स्कोर्स विल डेफिनेटली इम्प्रूव। देन देयर इज अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो बजट के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। दिस ईयर द बजट दैट विल बी प्रेजेंटेड, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसमें काफ़ी सारी नई चीज़ें पहली बार हो रही हैं। क्या पहली बार हो रहा है? जम्मू एंड कश्मीर यूटी बनने के बाद इट इज़ द फर्स्ट बजट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज ए यूटी। ठीक है, इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था, बजट्स प्रेजेंट होते थे, बट अब यूटी बनी है तो फर्स्ट बजट एज ए यूटी 2025 में प्रेजेंट किया गया बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ। बट ये तो एक हिस्टोरिक फर्स्ट है ही है। इससे पहले JNK के बजट को लेकर भी कुछ इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स हमारे पास रहे हैं। तो इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर का बजट कौन पास करता था? आपको पता है यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी, तो इट वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सेंटर। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, शी यूज्ड टू pass the budget for Jammu and Kashmir. So she has passed the budget 6 consecutive times for J&K 2019 से अप टू 2025। 6 बार उन्होंने कंसेक्यूटिवली J&K का बजट प्रेजेंट किया हुआ है। सो इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर एनी फाइनेंस मिनिस्टर। इसी तरह से अगर हम स्टेट की बात करें, जब J&K एक स्टेट था तो उस टाइम पे सबसे मैक्सिमम टाइम किसने बजट प्रेजेंट किया है? इट वाज मिस्टर अब्दुल रहीम राथर, जो आज हमारी असेंबली के स्पीकर हैं। ये फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। इन्होंने भी 6 टाइम्स कंसेक्यूटिवली बजट को प्रोड्यूस किया है। बट इनके इसमें एक एडिशन और है कि हालांकि इन्होंने 6 टाइम्स कंसेक्यूटिवली प्रेजेंट किया है, बट टोटल ओवरऑल अगर हम देखें इन्होंने अपने टेन्योर में 14 टाइम्स बजट को प्रेजेंट किया है। 6 टाइम कंसेक्यूटिवली, यानी कि 6 टाइम बैक टू बैक हर साल। बट ओवरऑल अपने करियर में दे हैव प्रेजेंटेड बजट 14 टाइम्स। सो दिस इज़ अ ह्यूज नंबर। 14 टाइम्स बजट प्रेजेंट करना इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। बट क्या इन्हीं का सबसे ज़्यादा इसमें स्कोर रहा है? क्या इन्होंने सबसे ज़्यादा बार बजट प्रेजेंट किया है? नहीं। देयर वाज वन मिनिस्टर हु वाज मिस्टर गिरधारी लाल डोगरा। He has presented budget 26 times
एज अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो अर्सवाइल स्टेट थी हमारी, तो उसमें इन्होंने 26 टाइम्स। सो इन द कैपेसिटी ऑफ as a union territory under the direct control of the center, Mrs. Nirmala Sitharaman, she has presented the budget the highest number of times. तो अगर हम देखें consecutively इन द स्टेट किसने ज़्यादा बार प्रेजेंट किया है बजट, मिस्टर अब्दुल रहीम राथर। और ओवरऑल कंसेक्यूटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल सबसे ज़्यादा टाइम किसने बजट प्रोड्यूस किया, इट इज़ मिस्टर गिरधारी लाल डोगरा। तो फरवरी में ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड न्यूज़ में आए हैं। उसके अलावा कुछ ज़्यादा न्यूज़वर्दी हमें इस महीने में नहीं मिला है जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो हम मिलते हैं फर्दर हमारे डिस्कशंस में नेक्स्ट मंथ के मार्च के करंट अफेयर्स में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।